कोई इंसान अपना बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल रख रहा है, वो ऑयली चीजें भी नहीं खाता और अपनी डाइट का भी ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी उसके गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स आ जाएं। Gallstones are very common, especially in females. Gallbladder अपनी मूवमेंट कम हो जाए तो ये सैंड बैठ जाएगी, रेत बैठ जाएगी and they will form a gallstones. तो ये जो स्टोन्स होते हैं कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जिनको गॉल ब्लैडर कैंसर होता है उसमें 90% जो है वो काज जो है वो गाल स्टोन्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गाल स्टोन्स गाल ब्लैडर के अंदर पड़े रहें, दे विल काज कार्सिनोमा ऑफ गाल ब्लैडर। क्या टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं ये गॉल ब्लैडर का हो सकता है? बड़े कॉमन जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा है इनडाइजेशन रहना। खाना पीना खाते हैं, डकार आती हैं, हल्की सी पेन होती है बिल्कुल सेंटर में या राइट साइड पे पेन हो सकती है। बड़ी स्वेयर अगर सिम्टम्स हो तो उसमें बहुत ज्यादा स्वेयर पेन हो जाती है। क्या इसका हल जो है वो ऑपरेशन ही है? इसका हल जो है गाल स्टोन्स का इज द ओनली सर्जरी, नो अदर ट्रीटमेंट। जो लोग अपनी मील स्किप करते हैं, फास्टिंग करते रहते हैं, लोग कहते हैं उनको भी हो जाता है। ये उनमें जो फास्टिंग करते हैं या उन पेशेंट्स में जो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं और उनको हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, उनमें गाल स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये जो जिम करते हैं लोग, प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन की इंटेक बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, थोड़ा सा चांस ज्यादा हो रहता है क्योंकि फैटी चीजें वो कम खा रहे होते हैं। 3-4 साल के बच्चों को कैसे स्टोन्स आ सकते? बच्चों में बहुत कॉमन है, उसमें जिनमें ब्लड की ब्रेक डाउन ज्यादा होती है, आरबीसीज ब्रेक डाउन करते हैं, वो जो सेल्स हैं वो लिवर के थ्रू जाके गाल स्टोन्स बना देते हैं। आजकल लोग स्लिम होने के लिए ओजेम्पिक और वेट लॉस वाली चीजें ले रहे हैं, तो क्या उससे भी जो मेडिसिन है जो ओबेसिटी को कम करती है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गॉल ब्लैडर असल में करता क्या है और इस ऑर्गन को लोग इतना इग्नोर क्यों करते हैं? जी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, गॉल ब्लैडर है क्या? पित्ता या गॉल ब्लैडर इसको कहते हैं, लिवर के साथ लगा होता है जी। और लिवर की जो जिगर की रतूबतें हैं उसमें आके टेम्पररी तौर पे, वक्ती तौर पे इकट्ठी होती हैं 50 ml तक। हम जब खाना खाते हैं, चिकनाई वाला स्पेशली खाना खाते हैं, तो ये रतूबतें आपकी खुराक वाली नाली में आती हैं और जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये वक्ती तौर पे जो स्टोरेज करता है बाइल की, जो कि चिकनाई वाली चीज़ों को हजम करता है, इसका इतना काम होता है। ठीक है। अगर कोई इंसान अपना बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल रख रहा है, मतलब वो ऑयली चीज़ें भी नहीं खाता और अपनी डाइट का भी ख्याल रखता है, फुल ऑन हेल्दी उसका चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स आ जाएं तो फिर क्या जी जी, ये बहुत कॉमन है। गाल स्टोन्स आर वेरी कॉमन, स्पेशली इन फीमेल्स। ये दिस इज अ डिजीज ऑफ फीमेल, लेकिन मेल्स में भी हो सकते हैं। बेसिकली हार्मोन्स होते हैं जो इसकी मूवमेंट को रोकते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उसके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं जो इसकी मूवमेंट्स होती हैं, जब इसमें सिक्रीशंस इसके अंदर आके इकट्ठी होती हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं हार्मोन्स। अगर उसका बैलेंस खराब हो जाए तो ये उसकी जो सिक्रीशंस है वहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे जैसे सैंड है, रेत है, पानी में खड़ी रहे तो वो बैठती है और वो स्टोन बना देती हैं। अच्छा, ओके। स्टार्ट ये होता है कि इसकी मूवमेंट कम हो जाए किसी वजह से, हार्मोन से हो जाए और वो जो है गॉल ब्लैडर अपनी मूवमेंट कम हो जाए तो ये सैंड बैठ जाएगी, रेत बैठ जाएगी एंड दे विल फॉर्म ए गॉल स्टोन्स। ये बेसिकली रीजन ये होती है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं आम तौर पे। सही है। अच्छा, ये जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स में मतलब कोई ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा ख्याल था कि आखिर में पूछेंगे लेकिन आपने जल्दी में पूछ लिया। गाल स्टोन्स करते क्या हैं? बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन हम कैंसर पे आते हैं। दिस इज द रिस्क फैक्टर फॉर गाल ब्लैडर कैंसर। जिनको गाल ब्लैडर कैंसर होता है उसमें 90% जो है वो काज जो है वो गाल स्टोन्स होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म गाल स्टोन्स गाल ब्लैडर के अंदर पड़े रहें, दे विल काज कार्सिनोमा ऑफ गाल ब्लैडर। तो इसी वजह से जिन पेशेंट्स में ये अलामात नहीं भी कर रहे होते, एसिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन्स होते हैं, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि दे शुड गो फॉर कॉलिसिस्टेक्टमी। उनका गाल ब्लैडर रिमूवल होगा बिकॉज अल्टीमेटली दे कैन काज गाल ब्लैडर कार्सिनोमा। तो ये कैंसर कर सकते हैं और गाल ब्लैडर का कैंसर इज ए वेरी सीरियस डिजीज।
ओके। सो दैट इज वाई हम कहते हैं कि गाल स्टोन्स अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, पेशेंट यंग है, तो उसको आपने रिमूव करना है, आप छोड़ नहीं सकते। सही है। अच्छा, क्या टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए? क्या सिम्पटम्स होते हैं कि पता चले कि हाँ, ये जो पेन हो रहा है या ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप में, ये गॉल ब्लैडर का हो सकता है? बड़े कॉमन जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा है इनडाइजेशन रहना है। इनडाइजेशन, आप खाना पीना खाते हैं, डकार आती हैं, हल्की सी पेन होती है बिल्कुल सेंटर में या राइट साइड पे पेन हो सकती है। बड़ी स्वेयर अगर सिम्टम्स हो तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन हो जाती है और टेम्परेचर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये कॉमन उसकी सिम्टम्स हैं। अगर उसकी वजह से स्टोन्स आगे चला जाए, स्टोन्स गॉल ब्लैडर से आगे मूव कर जाए, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके, और वो क्या पैंक्रियाज है? की ओके। पैंक्रियाज लबलबे की इन्फेक्शन हो सकती है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, यरकान हो सकता है। तो अगर गॉल स्टोन आगे मूव कर जाएं तो ये अलामात हो सकती हैं। ठीक है। तो ये कॉमन अलामात हैं। अगर आपके पेट में दर्द रहती है ऊपर वाले हिस्से में या राइट साइड पे, तो आपको फौरी चेक करना चाहिए कि आपको गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। ठीक है। अगर अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाए कि इस तरह का कोई मसला आने वाला है या हो रहा है आपको, तो उसमें क्या इलाज हो सकता है? अगर आपको जल्दी पता चल जाए, आपको आपको पेन हुई, आपने फौरी तौर पे डॉक्टर को चेक कराया, या बहुत सारे पेशेंट जो है खुद अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड पे ये पिक हो जाते हैं। अच्छा, ओके। गास्टोन्स अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाते हैं, एक्सरे पे नहीं पिक होते। अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाते हैं और इफ़ दे आर अर्ली और वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उसकी अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट है कि आप फौरन ऑपरेट कर देते हैं और पेशेंट की जो लाइफ है वो बिल्कुल 100% नॉर्मल रहती है, उसको ऑलराइट। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो क्या इसका हल जो है वो ऑपरेशन ही है? अच्छा, इसका हल जो है गॉल स्टोन्स का इज द ओनली सर्जरी, नो अदर ट्रीटमेंट। आप इसको कोई दवाइयों से, कोई हर्बल मेडिसिन से, कोई लेज़र नहीं है, कोई लिथोट्रिप्सी नहीं है, जैसे कि उसमें किडनी स्टोन्स में है कि आप लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं जिससे स्टोन्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं और वो यूरिन में निकल जाते हैं। इसका मसला ये है कि अगर इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको शुआओं से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये आगे जाएगा बड़ी नाली में, जिसको हम सीबीडी कहते हैं, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट, या इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये पैंक्रियाज की इन्फेक्शन करेगा और जॉन्डिस कर देगा। और ठीक है। अगर वो चीज़ें होंगी वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि गॉल ब्लैडर आपको निकालना पड़ेगा। ऑलराइट। अच्छा, अभी आपने कहा था कि अल्ट्रासाउंड करवा लें तो ये मतलब इजीली दिख जाते हैं। अगर सपोज किसी इंसान को कोई और पेन है और वो अपना अल्ट्रासाउंड ऐसे ही कराने गया और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको गॉल ब्लैडर का, लेकिन उस अल्ट्रासाउंड में उसको स्टोन्स आ गए हैं। जी जी, ये बहुत सबसे ज्यादा पेशेंट ये वाले होते हैं जिनको कोई और अलामात होती है, गायनी का कोई इशू होता है, तो गायनाकोलॉजिस्ट आपको लिखती है कि जी आप अल्ट्रासाउंड गायनी के लिए करवा के आए, और उसके गॉल स्टोन्स भी आ जाते हैं। तो ये पेशेंट हमारे पास ये रेफर कर दिए जाते हैं या वो पेशेंट खुद आ जाते हैं हमारे पास कि जी मुझे तो मैंने वैसे ही अल्ट्रासाउंड कराया था, उसके ऊपर जो गॉल स्टोन्स आ गए, अब क्या करें, या ये और डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो उसका जो हल है वो एक ही है कि आपको गॉल ब्लैडर को रिमूव कराना पड़ेगा। ठीक है। आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। अक्सर क्वेश्चन ही ये होता है कि मुझे तो कुछ नहीं कह रहे, और उनके जो डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं वो कहते हैं कि जी आप गॉल ब्लैडर ना निकलवाएं क्योंकि आपको कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जब भी इसकी अलामात आएंगी जो कि आती हैं वो बड़ी सीरियस होती हैं, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है अगर ना कराएं तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। जैसे मैंने बताया कि पित्ते का, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है, और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इससे बचने के लिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेट ज़रूरी है। ठीक है। नहीं तो गॉल ब्लैडर जब निकल जाता है बॉडी से, तो उसके बगैर ज़िंदगी नॉर्मल रह सकती है? अगले सवाल जो होता है मरीजों का भी सेम ही होता है कि जी हम गॉल ब्लैडर निकल गया क्योंकि तो अभी आपने ये बात की ना कि कैंसर, तो मेरे माइंड में यही आ रहा था कि जिसमें कैंसर टाइप स्टोन्स होंगे ना, वो रिमूव कर दें तो चलो ठीक है, सेफ होते हैं, बट बाकी वाले में थोड़ा इशू नहीं हो जाता होगा कि गॉल ब्लैडर के अच्छा, बगैर? ये नहीं पता चलता है कि किस में ये कैंसर करेंगे, किस में नहीं करेंगे, इसलिए सेफ्टी ये कि हमने निकालना है। ठीक है। पित्ता अगर गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। गॉल स्टोन्स अच्छा बनते ही उसमें है जिसका गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है,
गाल स्टोन्स उसी वक्त बनेंगे जब उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और सैंड बैठ जाएगी, तो देन द गाल ब्लैडर विल फॉर्म ए गाल स्टोन्स। नॉर्मली अगर फंक्शनल गाल ब्लैडर है तो उसमें स्टोन नहीं बनते। ये स्टोन्स क्या क्या चीज होती है जो ये स्टोन्स बन कैल्शियम जाते होता है। ये लिवर से जो रतूबतें आ रही ओके होती हैं उसके अंदर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत ज्यादा, तो वो ओके जैसे बैठते हैं तो वो स्टोन्स बना देते हैं कैल्शियम के। सही है। तो इसलिए जो जिनका गाल ब्लैडर निकल जाता है उसके मोस्टली हम्म उनकी लाइफ नॉर्मल खाना पीना होता है, नॉर्मल उनकी डाइट होती है, कोई उसमें खाने पीने में कोई तब्दीली परहेज नहीं नहीं, होती। कोई चेंज नहीं करते। हम्म तो इसलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाती है, लाइफ उसकी हम्म नॉर्मल रहती है, ठीक है नेचुरल एडजस्टमेंट होती है। ठीक है। नहीं तो कुछ डाइजेशन में और इस तरह भी कोई इशू नहीं आता? शुरू में हो सकता है कि आपको जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उस पे इंडाइजेशन हो शुरू में, लेकिन बाद में लिवर उसको एडजस्ट कर लेता है कुदरती तौर पे। जो रतूबतें इसमें इकट्ठी होती थी वो लिवर में इकट्ठी रहेंगी, और जैसे आपने चिकनाई खाई तो वो रतूबतें डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आ जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आती। ठीक है। नहीं तो आप अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में कि आप लोगों ने किस किस चीज़ से एहतियात करनी है? बिल्कुल करते हैं। शुरू में हम कहते हैं कि चिकनाई कम रखनी है और अपनी जो बाहर की चीज़ें हैं उसको कम रखना है, लेकिन आम तौर पे पेशेंट जो है विद इन 1 वीक से 2 वीक्स में एडजस्ट कर जाते हैं। आम तौर पे पेशेंट्स को अलामात नहीं आती, जिसको अलामात आती हैं उसको फिर हम डाइटरी चेंजेस करा देते हैं। सही है। अच्छा, अभी जैसे मैंने शुरू में भी आपसे पूछा था कि अगर कोई ऑयली चीज़ें नहीं खा रहा, डाइट का ख्याल रख रहे हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो लोग अपनी मील स्किप करते हैं, फास्टिंग करते रहते हैं और सॉल्ट की इंटेक ज़्यादा होती है, लोग कहते हैं उनको भी हो जाता है, तो ये इसमें आपने सच्चाई बहुत है? अच्छा क्वेश्चन किया है। ये उनमें जो फास्टिंग करते हैं हाँ जी। या उन पेशेंट्स में जो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं और उनको हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, उनमें उनमें गाल स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक उसकी है। वजह ये होती है कि जो आप इंजेक्शन लगा रहे होते हैं या फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो गाल ब्लैडर में जो रतूबतें हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। वो नीचे नहीं जा रही, डाइट ही नहीं आ रही, नीचे नहीं जा रही, गाल स्टोन्स उनमें ज़्यादा बनते हैं। सही है। तो ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाह रहा, वो कह रहा है कि मेडिसिन हमें ही आप दें और मेडिसिन से ही हम लोग ठीक होना चाह रहे हैं और मेडिसिन से उनको इफ़ेक्ट भी पड़ जाए, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा स्टोन्स बन सकते हैं? अच्छा, मेडिसिन से इफेक्ट नहीं आता इसका। ठीक मेडिसिन है। सिर्फ होती है कि आप पेन किलर दे दें और उसकी टेम्परेरी तौर पे पेन कम कर लें, या उसकी इन्फेक्शन हुई है एंटीबायोटिक दे के आप टेम्परेरी तौर पे उसके इन्फेक्शन को कम कर लें, लेकिन ये ठीक नहीं होते, स्टोन नहीं ख़त्म होते। आप स्टोन डिज़ोल्व करने वाली मेडिसिन अगर लेंगे, अगर ये डिज़ोल्व होते हैं और आगे जाते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशन करेंगे। तो इसलिए स्टोन डिज़ोल्व करने वाली मेडिसिन हम देते ही नहीं है। ठीक है। अगर वो देंगे और ये डिज़ोल्व होके आगे सीबीडी में जाएंगे तो पैंक्रियाज की इन्फेक्शन करेंगे, और मैंने बताया कि वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है। अच्छा, गाल ब्लैडर का जो पेन होता है, उस पेन में या गैस के पेन में कैसे फ़र्क पता चला? अच्छा, इसका जो गाल ब्लैडर का जो पेन है इसके साथ बहुत सारे पेन रिजेंबल करते हैं। जैसे आपने कहा गैस्ट्रिक पेन है, स्टमक की पेन और गाल स्टोन्स की पेन एक जैसी होती है, दोनों दरमियान में होते हैं और दोनों खाना खाने के बाद ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम उन पेशेंट में जिनमें भी पेन हो पेट के अंदर ऊपर वाले हिस्से में या राइट साइड पे हो, तो हम फौरी अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये गाल स्टोन्स की वजह से है या मैदे की वजह से है। तो ये बड़ा बड़ा ही कॉमन होता है कि उसके, या ये बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है उसको मैदे की भी दर्द हो और गाल स्टोन्स भी हो। तो फिर हमें उनमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि वो पेन जो है मैदे के कैप्सूल खाने से ठीक हो रही है तो इसका मतलब है कि मैदे की पेन है, अगर नहीं हो रही और गाल स्टोन्स भी हैं तो इसका मतलब है कि गाल स्टोन्स की वजह से। सही है। तो ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मिक्सअप होते हैं और हम अल्ट्रासाउंड करके इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ऑलराइट। अच्छा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा होता है पेशेंट्स का? पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत सीरियस है, बहुत कॉमन पेशेंट है, बहुत सारे पाकिस्तान से मेरे पास रेफर होके आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा गाल ब्लैडर के ऑपरेट करता हूँ। इसमें वो वाले पेशेंट जिनके गाल ब्लैडर में स्टोन थे और हमने कहा कि ऑपरेट कराएं, या उन्होंने निगलेक्ट किया और वो स्टोन्स में कैंसर बन गया गाल ब्लैडर का, तो दे आर वेरी सीरियस। वो गाल ब्लैडर का जो कैंसर है वो बड़ी जल्दी से फैलता है और पेट के अंदर, लिवर के अंदर बड़ी जल्दी से फैल जाता है और उन पेशेंट्स को उनका लाइफ बहुत कम रह जाती है। उनको हम निकाल भी दें, दोबारा होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, जो कैंसर पेशेंट्स हो जाते हैं।
तो इसलिए उन पेशेंट्स में बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन और डिफ़िकल्ट होते हैं, गॉल ब्लैडर जो कैंसर है वो डिफ़िकल्ट होते हैं। या वो वाले पेशेंट जिनमें ये गॉल स्टोन्स आगे चले जाते हैं बड़ी नाली में, सीबीडी में, तो उसमें सीरियस इशू हो जाते हैं। अब उसमें 2 ऑपरेशन आ जाते हैं कि आपको जो आगे चला गया है उसको अलहदा से हम कहते हैं कि ईआरसीपी करके या एंडोस्कोपी करके उसके स्टोन जो आगे बड़ी नाली में चले गए उसको ईआरसीपी करके निकालते हैं और दोबारा ऑपरेट एक सेपरेट है। तो इसके एक की बजाय 2 ऑपरेशन हो गए और ये दोनों सीरियस ऑपरेशन हो जाते हैं फिर। सही है। तो देखे ना, एक सिंपल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था, हमने नेग्लेक्ट किया, गॉल स्टोन्स आगे मूव कर गए और हमने एक सिंपल ऑपरेशन को कॉम्प्लिकेटेड में कन्वर्ट कर दिया और अपनी लाइफ भी थ्रेटन की। ठीक है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको गॉल स्टोन्स आ जाए तो आप वेट ना करें। इसका ऑपरेशन जो है इज वेरी सिंपल और इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। ऑलराइट। ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है वैसे? नहीं, स्ट्रेस की वजह से नहीं होता है कि वहां पे कोई इफेक्ट करे? नहीं, स्ट्रेस की वजह से नहीं, खाने पीने से हो सकता है। आपकी फैमिलीज में अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा चांसेस हैं और डाइट पे बहुत ज्यादा है। फीमेल है तो आपको ज्यादा चांसेस है, आपको ओबेसिटी है तो आपको ज्यादा चांस है। सही है। तो अच्छा, डाइट में वैसे इस तरह की क्या इंसान अपनी नॉर्मल रूटीन में शामिल करे कि गॉल ब्लैडर वाला इशू बने ही ना किसी को? नहीं, वो आप रोक नहीं सकते। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, डाइट कम ले रहे हैं, तो अगर रतूबतें नीचे कम जा रही हैं, वो गॉल ब्लैडर में रहती हैं, तो वो वहां पे फिर बाइल रुकी रहेगी, वो गॉल स्टोन्स कर देगी। या अगर आप, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं मोटापे के लिए, ओबेसिटी के लिए, तो वो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं, तो वहां पे गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। और ये जो जिम करते हैं लोग, प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन की इंटेक बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, तो उससे भी मतलब उसमें थोड़ा सा चांस ज्यादा हो रहता है क्योंकि फैटी चीजें वो कम खा रहे होते हैं, तो वहां पे स्टेसिस होती है बाइल की, वहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफस्टाइल। सही है। अच्छा, ऐसी कोई 3 हैबिट्स या कुछ हैबिट्स आप जो लोगों को बताना चाहें जिससे हम लोग बच सकते हैं गॉल स्टोन्स से? वो उसमें अपना वेट बेहतर रखें। सबसे ये कि अगर आपको ओबेसिटी होती है तो गॉल स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। नॉर्मल हेल्दी लाइफ आप गुजारें जिसमें फैटी भी हों, प्रोटीन्स भी हों और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, हेल्दी न्यूट्रिशन हो, तो उसमें चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी जो चीजें हैं उसमें फैट कम है तो उसमें फिर चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी ऑपरेट की बात की है कि अगर आपको कुछ इस तरह का खदशा लगे कि हाँ स्टोन्स आ गए हैं लेकिन हमें कुछ कर नहीं रहे, तो आप उसको निकलवा दें, ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद उस इंसान की बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो फिर? गॉल ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशंस, जो ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन आर वेरी सिंपल, कॉमन नहीं है। इट इज ए वेरी सिंपल ऑपरेशन। लेकिन मैं कहता होता हूँ कि अगर आपने किसी प्रॉपर ट्रेन्ड सर्जन से नहीं कराया तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और दे आर वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, रेफर होके आते हैं जो ऑपरेट हुए पेरिफेरी पे छोटे अस्पतालों में और उनका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ और उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन आती हैं और वो बहुत सीरियस होती हैं। ठीक है। तो इसका प्रॉपर ऑपरेट कराना किसी अच्छे अस्पताल से जाके, जो प्रॉपर सर्जन है सारे कर लेते हैं और सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो सीरियस होती हैं। सही। तो इसलिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना, प्रॉपर हॉस्पिटल में जाना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल ऑपरेशन है, कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी सीरियस। तो इसके ऑपरेशन जो है वो बड़े, पहले मैं आपको खुद ही बताता चलूं कि पहले हम कट वाला करते थे, एक कट लगा के हम करते थे जब स्टार्ट किया। उसके बाद कैमरे वाला आ गया जिसको लेप्रोस्कोपिक कहते हैं। लेप्रोस्कोप का ये होता है कि हम 3 या 4 छोटे छोटे सुराख करके कैमरा अंदर डाल के और गॉल ब्लैडर को देखते हैं और सिंपली गॉल ब्लैडर को छोटे छोटे सुराख से ही निकाल लेते हैं। और वो लोग बड़े कहते हैं कि जी आप कैसे निकाल लेंगे? गॉल ब्लैडर तो एक बलून है, उसके अंदर से स्टोन्स को निकाल के और गॉल ब्लैडर को निकाल लेते हैं। ये दिस इज ए लेप्रोस्कोपिक और ये बहुत ही कॉमन है और बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है। ठीक है। लेकिन इसकी भी आगे एडवांसमेंट आ गई है। अब दुनिया में आगे रोबोटिक सर्जरी, जो सबसे एडवांस प्रोसीजर इज ए रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टमी, जो अब दुनिया में सारे जो ऑपरेशन है
गॉल ब्लैडर के, दे आर डन बाय रोबोटिक सर्जरी। हमारे पाकिस्तान में भी अभी चूंकि नया नया सिस्टम है, हमने भी कोई 1.5 साल से रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट की है, और अब हम तकरीबन सारी सर्जरी जो है गॉल ब्लैडर की वो रोबोटिक सर्जरी से कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हो गया कि जो कॉम्प्लिकेशन जो आपने मेरे से पूछी थी कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, वो अब ना होने के बराबर हो गई हैं। पहले 100 में से 200 में से एक आध पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी ऑपरेशन की, जो ऑपरेट करते हुए आप किसी चीज को टच कर सकते थे। सही। तो इसमें वो सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो दिस इज ए एडवांसमेंट इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसकी लेप्रोस्कोपी की आगे रोबोटिक सर्जरी आ गई। ठीक है। अच्छा, आपने बताया था कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है, ठीक है, और मर्दों में भी है बट फीमेल्स में ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो आजकल बच्चों में भी है। अब देखिए, बच्चा तो कोई ऑयली चीज खा नहीं रहा, बच्चों में 3-3 4-4 साल बच्चों को कैसे स्टोन्स आ सकते हैं? बच्चों में बहुत कॉमन है, उसमें जिनमें ब्लड की ब्रेक डाउन ज्यादा होती है, आरबीसीज ब्रेक डाउन करते हैं, तो वहां पे ब्रेक डाउन करके उनको जो सेल्स हैं वो लिवर के थ्रू जाके, वो बाइल के थ्रू जाके और गाल स्टोन्स बना देते हैं। ये बच्चों में बहुत ज्यादा, जिनका हम मुख्तलिफ डिजीजेज हैं जैसे हीमोफीलिया है, उनमें आरबीसीज बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, तो ये बच्चों में गाल स्टोन्स उनमें बहुत ज्यादा बनते हैं। तो दैट इज वाई बच्चों में भी अब बहुत ज्यादा कॉमन आने शुरू हो गए हैं। पहले बच्चों में कम थे, लेकिन ये जिनमें आरबीसीज ब्रेक डाउन ज्यादा होगा, ये हीमोफीलिया होगा, उनमें बच्चों में गाल स्टोन्स बनेंगे और उनमें बाज़ दफा जरूरत पड़ती है कि ऑपरेट करें। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, ये जेनेटिक्स का भी फर्क पड़ता है? जेनेटिक्स का बहुत फर्क है। जिनकी फैमिलीज में, हमने बहुत सारे स्टडीज कराई हैं, जिनकी फैमिलीज में है उनके बच्चों में गाल स्टोन्स होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू जिनकी फैमिलीज में नहीं है, उनमें कम है। तो ये कंजेनिटल फैमिलियल डिजीज है जो फैमिलीज में रन करती है। ठीक है। अर्ली स्टेज पे सर आप मुझे ये बताएं कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे आइडिया हो जाए? अर्ली स्टेज पे आपको अगर अलामात है, पेन है, या आप वैसे कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, कि मैं वैसे देखना चाहता हूँ, आपको अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट रिपोर्ट, और इसमें बड़ा एक्सपेंसिव नहीं है, हर बंदा कर लेता है। अल्ट्रासाउंड वाला आपको 1 मिनट में बता देगा कि आपको गाल स्टोन्स हैं कि नहीं है। अगर आपको गाल स्टोन्स आ गए हैं तो देन आप एलएफटीज करवा सकते हैं, ताकि देखें कि गाल स्टोन्स हैं वो आगे तो नहीं मूव किए, तो हम अगला टेस्ट जो है एलएफटीज कराते हैं। अच्छा सर, आपने ये तो कह दिया कि जो जिम करते हैं, जो प्रोटीन शेक्स पीते हैं या प्रोटीन वाली ज्यादा चीजें लेती हैं, उनका जो खदशा होता है गाल स्टोन्स का, हाँ, वो ज्यादा हो जाता है। और फिर आपने कहा कि जो लोग अपनी मील्स को स्किप करते हैं उसमें भी हो जाता है। आजकल लोग स्लिम होने के लिए ओजेम्पिक और वेट लॉस वाली चीजें ले रहे हैं, तो क्या उससे भी ओजेम्पिक है, वेगोवी है, टिर्जी है, जो मेडिसिन है जो ओबेसिटी को कम करती है, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ये मैंने यही कहा था कि ये वाले इंजेक्शन जो हैं, जो वेट को कम करने के लिए लोअरिंग है, उसमें रिस्क ज्यादा है गाल स्टोन्स बनने का, और वो वाले पेशेंट बहुत ज्यादा हमारे पास आते हैं, इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं और उनको गाल स्टोन्स बनते हैं और सिम्टम्स आ जाती हैं, तो उनमें हम फिर ऑपरेट करते हैं। कि इतना अगर कॉमन हो गया तो फिर एहतियात इंसान अपनी कैसे करे? एहतियात बस यही करे कि बहुत ज्यादा जो है ओबेसिटी को कम करे। इंजेक्शन अगर लगवा रहा है तो लगवाए, लेकिन अगर पेन हो फौरी तौर पे अल्ट्रासाउंड कराए और डॉक्टर को रिपोर्ट करे। अगर रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड पे आ जाते हैं गाल स्टोन्स, द ट्रीटमेंट वही है कि इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जिनका पहले ही ऑपरेट हुआ हो या पहले ही 2-3 सर्जरीज इस तरह की हुई हो, तो क्या उनका भी कोई सर्जरी हो सकती है या कैमरास के थ्रू आप लोग उनका करते हैं सर्जरी? ये जिनके पहले ऑपरेशन हुए होते हैं, पहले हमारे पास ये था कि हम उनके ऑपरेशन रिफ्यूज कर देते थे, कैमरे वाला या रोबोटिक वाला। हम उसमें चूंकि एब्डामन के अंदर, पेट के अंदर आप कैमरा लेके जा ही नहीं पाए, तो वो उनके ऑपरेशन हम रिफ्यूज कर देते थे या डिफिकल्ट होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्निक बेहतर हुई है, हम एक्सपर्ट हुए हैं और चीज़ें बेहतर आ गई हैं। अब वो वाले पेशेंट भी जिनके कट लगे होते हैं, पूरा एब्डामन पहले ऑपरेट हुआ होता है, तो उनके हम ईजिली ऑपरेट कर लेते हैं। ये पेशेंट अभी जैसे मेरे पास 1 वीक पहले आया, उसकी पहले लेप्रोटमी हुई 10 years बैक, उसका पूरा पेट खुला और उसके अंदर जाना मुश्किल होता है क्योंकि हर चीज़ जुड़ी हुई है। लेकिन हमने किसी ना किसी तरीके से एक दफ़ा अंदर जाके कैमरा ले गए, उसके बाद हम इंटर हो गए और इंटर होके हमने उसका कैमरे से या रोबोटिक से ऑपरेट कर दिया और वो वाला पेशेंट कट से, बड़े कट से बच गया।
वरना अगर पूरा कट लगाते तो लेटा रहता, उसको बाद में हर्निया बनते, इन्फेक्शन होती, जिम जल्दी ना कर सकता, अपनी एक्टिविटीज़ ना कर सकता। तो ये फ़ायदा है कि अब चूँकि जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि जिनके पहले ऑपरेशन हुए उनको हमने कैमरे से या रोबोटिक से ऑपरेट किया और बड़े ही अच्छे उनके रिजल्ट्स हैं। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, जो लोग ऑपरेट नहीं करवाते, जैसे हम लोगों ने पहले जिक्र किया था और आपने बताया था कि जो स्टोन्स होते हैं वो आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो जब स्टोन्स आगे मूव कर जाते हैं तो क्या ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है? कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं बन जाती? अच्छा, जिनके स्टोन हम पड़े रहते हैं, ऑपरेट नहीं करते या हमने ऑपरेट का सजेशन किया और वो निगलेक्ट कर दिया, उनके स्टोन आगे मूव कर गए अगर, तो उनको 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन होंगी। पैंक्रेटाइटिस, लबलेबिक इन्फेक्शन, वो सीरियस डिजीज़ है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है और वॉमिटिंग और लाइफ थ्रेटनिंग है। उसमें पेशेंट को आईसीयू में दाखिल करना पड़ता है और उसकी बहुत ज़्यादा चांस है डेथ का। इतनी सीरियस डिजीज़ है पैंक्रेटाइटिस। तो उसकी फिर ट्रीटमेंट आगे बड़ी डिफिकल्ट ट्रीटमेंट हो जाती है और उसकी पैंक्रेटाइटिस की अपनी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। पैंक्रेटाइटिस की ट्रीटमेंट आगे जाके करना और उसकी कॉम्प्लिकेशन को डील करना एक लंबा सब्जेक्ट है और सीरियस डिजीज है। तो इसलिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप इसको इग्नोर ना करें, लेट ना करें कि ये ना हो कि आपको पैंक्रेटाइटिस हो जाए और सिवियर पेन हो और एक उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो। और दूसरा ये जो है कि अगर उनको ट्रीट ना करें तो अगर सीबीडी में चला जाए, आगे वाली बड़ी नाली में चला जाए स्टोन, तो वो उसको बंद कर देगा, आपको जॉन्डिस हो जाएगा, यूरकान हो जाएगा। जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस के साथ आपको आंखें पीली, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स हैं कि आपको जो गाल स्टोन्स थे उस आगे मूव कर गए और उसने जॉन्डिस कर दिया है। तो ये दोनों एक कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। ऑल राइट। तो अब इनको ट्रीटमेंट इसकी एक बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की ट्रीटमेंट चल पड़ती है। जैसे मैंने कहा पैंक्रेटाइटिस का, तो ये है कि उसके साथ फिर हम इन्वेस्टिगेट करके अगर डायग्नोज कर लेते हैं कि पैंक्रेटाइटिस है, तो उसको फिर एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, ड्रिप्स लगती हैं, आईसीयू मरीज दाखिल हो जाता है और अल्टीमेटली अगर वो ठीक हो जाए तो फिर उसका ऑपरेट करते हैं। अल्टीमेटली। अच्छा, ये अगर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर क्या आप उसका किस तरह हल निकालते हैं? उसका कैसे इलाज करते हैं? क्या आप इन्फेक्शन खत्म होने तक का वेट करते हैं? ये बड़ा कॉमन होता है। बड़े पहले इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को। गाल ब्लैडर की इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन। अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर वॉल या गाल ब्लैडर एम्पाइमा या गैंग्रीनस गाल ब्लैडर, ये सीरियस गाल ब्लैडर की इन्फेक्शंस है। ये उन पेशेंट में बहुत ज्यादा होती हैं जो डायबिटिक्स होते हैं या ओबीज होते हैं या मेल पेशेंट होते हैं या उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा। उसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेप्टिसिमिया में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। तो इन पेशेंट में आम तौर पे हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, पेन किलर देते हैं और पहले इन्फेक्शन को सेटल करते हैं। आम तौर पे ऐसे होता था, लेकिन बाद दफ़ा इन्फेक्शन ठीक नहीं होती थी और मरीज का रिस्क बढ़ता जाता था। तो अब जैसे जैसे रिसेंट एडवांसेस के साथ साथ ट्रीटमेंट उसकी बेहतर हुई है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाए अब और उसका जो गाल ब्लैडर है वो बाद दफ़ा रप्चर भी कर जाए, रप्चर भी कर जाते हैं गाल ब्लैडर। अच्छा। या उसका वो सारा जो है स्कीमिया हो जाए और गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, तो भी इंडिकेशन है कि आप उसका ऑपरेट करें, बजाय इसके कि आप उसको एंटीबायोटिक दें, आप उसका रिस्क बढ़ाएं कि वो परफोरेट कर जाए और उसकी लाइफ को खतरा हो। अब हम उसका ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेशन नॉर्मल से फिर डिफिकल्ट हो जाता है। जो नॉर्मल ऑपरेशन है 30-40 मिनट का, ये 1 से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये आम डॉक्टर नहीं कर पाते। इसमें फिर थोड़ी सी एक्सपर्टीज, जहाँ पे सेंटर अच्छे होते हैं, ये वो वाले सेंटर्स कर सकते हैं। जो छोटे सेंटर्स हैं वो आम तौर पे इन पेशेंट्स को नहीं करते, ठीक है, बल्कि गाइड करते हैं कि अभी एंटीबायोटिक दें, पेन किलर दें, जब ठीक हो जाएगा तो फिर हम आपका ऑपरेट करेंगे या वो रेफर कर देते हैं। ठीक है। और एक बहुत इशू होता है, जो पेशेंट को गाल स्टोन्स होते हैं, पित्ते में पत्थरियां आ जाएं, तो उनका ऑपरेट करना बाज पेशेंट्स में बड़ा मुश्किल होता है। वो क्यों? खास तौर पे जिनको दिल के मसले होते हैं, कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं और या जिनको रेस्पिरेटरी सांस के मसले होते हैं। तो इन पेशेंट में एक और बड़ा मसला हो जाता है कि जब तक उनकी शुगर ठीक ना करो, उनके कार्डिक इशू ठीक ना करो,
या उनके रेस्पिरेटरी इशू ठीक ना करो, आप ऑपरेट भी नहीं कर पाते। तो इनके साथ फिर बड़ी सारी टीम्स इन्वॉल्व करते हैं, कार्डियोलॉजी वालों की भी अच्छा, और रेस्पिरेटरी वालों को भी, हम्म, ताकि उनके बाकी इश्यूज को पहले सॉल्व करें और उसके बाद ऑपरेट करें। ठीक है, तो ये बड़ा एक ट्रिकी किस्म का ये सारे सिनेरियोज आते हैं। सही है। अच्छा, ये जो पित्ते पे सोजिश हो जाती है, तो ये क्या इन्फेक्शन की वजह से ही ये होती है? इन्फेक्शन है, ये जिसको एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस या हाँ, आप सिंपल में पित्ते में सोजिश होगी है, पेन ठीक है, होती है इसमें सिंपल। सही है। अच्छा, जिनके सिर्फ इन्फेक्शन है, जी जी। कोई स्टोन्स नहीं है पित्ते नहीं, में? स्टोन तो होंगे, स्टोन्स की वजह से इन्फेक्शन होती है। ओके। बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनको ए कैलकुलस कॉलिसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें स्टोन नहीं होते और फिर भी इन्फेक्शन होती है। ये बहुत कम पेशेंट होते हैं। लेकिन वो सिचुएशन थोड़ा वो इजी डिफरेंट होती है। है, नहीं, वो डिफिकल्ट होती है। वो डिफिकल्ट उन होती है। पेशेंट्स में होती है जो बड़े सिक होते हैं, आईसीयू वाले पेशेंट होते हैं। ओके। वो आईसीयू में दाखिल होते हैं, उनके गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं होते, हम्म, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो जाती है। लेकिन रिमूव करने से तो रिमूव ठीक हो करना जाएंगे। जरूरी है और वो ठीक हो जाते हैं। ओके। और ये ज्यादा सिक पेशेंट होते हैं, हाँ, और इनको कहते हैं कि ए कैलकुलस कॉलिसिस्टाइटिस, कि इनके पित्ते में पत्थरी नहीं है, फिर भी इनकी इन्फेक्शन हो गई है। सही है। हेल्दी गाल ब्लैडर कैसे हो सकता है आपका? हेल्दी गॉल ब्लैडर तो कि उसके स्टोन ना बने तो हेल्दी रहेगा। ठीक अगर है। उसके अंदर स्टोन बन गए हैं तो देन इट इज नॉट ए हेल्दी गॉल ब्लैडर, देन इट इज ए सर्जिकल इंडिकेशन कि उसको निकालें। अच्छा, ऑपरेट जब हो जाता है पेशेंट का, तो उसके बाद आप कितना एहतियात करने को कहते हैं, कितना टाइम उसको बेड रेस्ट के लिए आप कहते हैं, और आप लोग खुद कब फ्री करते हैं पेशेंट को? ये पहले तो हम 1 से 2 दिन ताखिर रखते थे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डे केस के तौर पे सर्जरी की सुबह, ओके। और मैक्सिमम शाम तक घर भेज देते हैं। जब से ये लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं कि आपने सुबह ऑपरेट किया हमने, और शाम को पेशेंट को कहते हैं ये खाना पीना भी स्टार्ट कर लें और घर चले जाएं, और वॉक करना, नहा सकता है, चल फिर सकता है। ओके, काम पे भी जा सकते काम हैं? पे आप 1 वीक के बाद मैक्सिमम, अच्छा। 2-3 दिन बाद आप जा सकते हैं, चल फिर सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 वीक के बाद अपने काम पे जा सकता है। और आम तौर पे 2 वीक्स के बाद हेल्दी एक्टिविटी जैसे जिम करना, वॉक करना, वो स्टार्ट कर सकता है। ओके। और ये सिर्फ लेटेस्ट जो टेक्निक्स है उनकी वजह से। ओके। अगर ओल्ड होती तो उसमें आप इतनी जल्दी नहीं रिकवरी होती। ठीक है। उसमें पेशेंट को ज्यादा बेड रेस्ट देते हैं, जल्दी काम पे नहीं जा सकता, पेन उसको ज्यादा होती है उस ओके। सूरत में। ये जो लेटेस्ट टेक्निक्स है इनकी वजह से पेन कम होती है, जल्दी काम पे चला जाता है, और खाना पीना जल्दी स्टार्ट कर देता है। ऑल राइट, ठीक है। और ये वो अब थोड़ा कट वाले नहीं होते नहीं, अब ऑपरेट्स, नहीं अब कट तो वाले, कैमरास के थ्रू ही कैमरा होते से। हैं, तो मैं कोई बॉडी पे कुछ स्कार टाइप भी नहीं होता? बस समझे कि बिल्कुल वेरी स्मॉल कट आते हैं, जो कि 2 से 3 महीने के बाद आपको कट पता नहीं चलता कि कहाँ पे लगा था, नजर नहीं उसके आते। ऊपर स्टिचेस लगे होते हैं वैसे? स्टिचेस, एक स्टिच लगा होता है एक सुराख के ऊपर, जो जब निकाल दें 1-2 हफ्तों बाद आपको पता नहीं चलता है। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लास्ट पे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि आपने अपने तौर पे इसकी ट्रीटमेंट ना करें। ना वो ये बात करें कि जी मुझे उसने कहा था कि ऑपरेट ना कराएं, उसने ऑपरेशन कराया और उसका गलत हो गया। नहीं, वो पुरानी बातें थी। अब इसका सिंपल ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड कराया या किसी ने आपको एडवाइस किया है, गॉल स्टोन्स आ गए हैं, आप अपने रेलेवेंट सर्जन को चेक कराना है। सर्जन डिसाइड करेगा कि ऑपरेट करना है या नहीं करना है, और इसका ऑपरेशन सिंपल है, और आप जिस दिन ऑपरेट करते हैं उसी दिन घर भेज देते हैं। अगर ऑपरेशन नहीं कराते तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है तो सर, इसलिए सिंपल ये है कि आपका ट्रीटमेंट आपने कराना है। ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर योर टाइम, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।